चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीडिंग देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए इसको शॉर्ट में हम एसएन रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट। तो आप हेडिंग दे सकते हैं एसएन रिएक्शन भी। एसएन मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये बेसिकली अगर इनको कैटेगराइज किया जाए कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये पहला जो हमें पढ़ना है रिएक्शन ये है SN2। नेक्स्ट पढ़ना है SN1। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ना है SNI। नेक्स्ट SNNJP। नेक्स्ट इज SNAE and next one is SNEA। मीन्स हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इतने सारे रिएक्शन पढ़ने हैं, इसलिए फिर वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। SN2 स्टार्ट करते हैं, फिर हम बाद में SN1 पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए हेडिंग लीजिए SN2। SN2 रिएक्शन का फुल फॉर्म में बेसिकली ये है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको अपन SN2 से रिप्रेजेंट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन N मींस न्यूक्लियोफिलिक, 2 मींस इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगा। क्लियर? तो चलिए अगर मैं इस रिएक्शन का टिपिकल एग्जांपल लूं, राइट, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए कि CH3X है और इस पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट विल बी ये न्यूक्लियोफाइल CH3 से अटैच हो जाएगा और X- बाहर निकल जाएगा। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे इसको सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, आप देखेंगे कि जो मिथाइल है, मिथाइल में से X- ये X- बाहर निकल गया, मींस ये X- लिविंग ग्रुप है, राइट। तो ये लिविंग ग्रुप है, हुआ क्या कि इस X को, मींस जो लिविंग ग्रुप है, इसको न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया। X के प्लेस पे क्या आया है, न्यूक्लियोफाइल आया है। आप देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल हो गया। सिंस यहाँ पे एक ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए, अगर मैं मैकेनिज्म के बारे में बात करूं, ये जो CH3X है मींस टेट्राहाइड्रल होगा, मींस कार्बन से हाइड्रोजन और मान लेते हैं हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये आपको CH3X दिख रहा है, होगा क्या, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, Nu- आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहां से X- बाहर निकल जाएगा। मतलब ये जस्ट सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। आप प्रोडक्ट बता सकते हैं क्या होगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, X- बाहर निकल जाएगा, प्रोडक्ट विल बी कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां से न्यूक्लियोफाइल प्लस क्या हो जाएगा, X-। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो आपको पता है सिंगल स्टेप रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। सिंगल स्टेप रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट होगा। मैंने आपको बताया है कि 1 स्टेप रिएक्शन में 1 ट्रांजिशन स्टेट, 0 इंटरमीडिएट, याद है। 2 स्टेप रिएक्शन में 2 ट्रांजिशन स्टेट, 1 इंटरमीडिएट होता है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट कैसा दिखेगा, अगर आप दिमाग लगाएंगे, देखो यार जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है,
ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, राइट। और ये जो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड है, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। तो अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करना चाहूँ, राइट, तो ये क्या हो रहा होगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो एज इट इज रहेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, राइट। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपने साइड अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो हाइड्रोजन पे डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप हो रहा होगा। न्यूक्लियोफाइल साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर रहा होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल NU बॉन्ड फॉर्म करेगा और इस NU पे डेल्टा माइनस चार्ज आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज NU पे माइनस चार्ज है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसका नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होते जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डेल्टा माइनस शो किया है, बाद में जाके ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो चलिए इसका मैकेनिज्म नोट करिए और चलिए कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं अपन। चलिए पहला पॉइंट नोट कर सकते हैं इसमें कि ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है। तो ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है। तो लिखिए इसमें कि SN2 reaction takes place in single step. SN2 reaction takes place in single step, one step में रिएक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट, ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, राइट। तो बोल सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज साइमल्टेनियस प्रोसेस। तो लिखिए सेकेंड पॉइंट कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज साइमल्टेनियस प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज साइमल्टेनियस प्रोसेस। तो ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा। क्लियर है? कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वन ट्रांजिशन स्टेट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन takes place via transition state. Product formation takes place via transition state. यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, दिमाग लगाओ कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा? सिंस यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है, कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हो रहा है, तो अगर कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होगा तो फिर रीअरेंजमेंट की हम बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये भी एक दो पॉइंट, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट, देखो यार, ये जो प्रोडक्ट दिया है इसके बैक साइड से अटैक करेगा। तो अगर ये बैक साइड से अटैक करेगा मींस हैलोजन या फिर जो भी लिविंग ग्रुप है जिस साइड से बाहर जाएगा उसके अपोजिट साइड से ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लियर है? मतलब अगर आप इमेजिन करना चाहो तो ये कुछ ऐसा है। मान लीजिए कि मैंने ऐसे कुछ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ले लिया और ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है ये मान लीजिए लिविंग ग्रुप है, राइट। तो क्या होगा अगर ये लिविंग ग्रुप है, राइट, मान लीजिए लिविंग ग्रुप है, इसको बाहर जाना है और मान लेते हैं ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, राइट, और ये अटैक करते जाएगा और साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड ब्रेक होते जाएगा। क्लियर है? लेकिन अब आपको इमेजिन ये करना है कि अगर ये टेट्राहेड्रल है, प्रोडक्ट भी टेट्राहेड्रल होगा, प्रोडक्ट भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो अब क्या होगा, मान लो इस लिविंग ग्रुप को बाहर जाना है
तो ये लिविंग ग्रुप स्लोली बाहर जाते जाएगा, राइट, स्लोली बाहर जाते जाएगा, ये भी स्लोली बॉन्ड फॉर्म करते जाएगा, और ये जैसे ही थोड़ा सा बॉन्ड फॉर्म किया ये भी थोड़ा सा बाहर गया, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी प्लेनर बनते जाएगा, ये तीनों बॉन्ड प्लेनर होते जाएंगे, और ये जैसे ही बाहर निकल गया ये यहाँ से अटैच होगा, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही स्लोली कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स अगर अपन तीन बॉन्ड के बारे में देखेंगे तो पहले ये ऐसे थे, टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा रहा होगा, लेकिन स्लोली ये बाहर जाते जाएगा, ये वाले बॉन्ड में स्लोली इसके साइड में मूव करते जाएंगे और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। क्लियर है? तो फाइनली प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? अगर तो सिंस न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है तो सिर्फ वन प्रोडक्ट मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे कुछ ये ऐसा था, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप इधर से बाहर जाएगा और इधर से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे वन प्रोडक्ट मिलेगा। तो लिख लीजिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करूंगा। तो देखो यार, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करूं तो केमिस्ट्री में दो फैक्टर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दूसरा होता है स्टेरिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात हम तब करेंगे जब इंटरमीडिएट में प्लस या माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है, तब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कब रोल प्ले करेगा? जब इंटरमीडिएट या फिर प्लस और माइनस चार्ज फॉर्म हो रहे हैं, मीन्स कोई रिएक्शन हो रहा है और बीच में एक पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया, तब मैं वहां पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात कर सकता हूं। कोई नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया तब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आएगा। स्टेरिक फैक्टर कब आएगा? जब चार्ज डेवलप ना हो, अगर कंप्लीट चार्ज फॉर्म नहीं हो रहा है तब मैं स्टेरिक फैक्टर देखूंगा। इस केस में क्या होगा, सिंस ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें एग्जैक्ट पॉजिटिव या एग्जैक्ट नेगेटिव कहीं नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स अगर ये न्यूक्लियोफाइल है अटैक करेगा, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को, किस कार्बन की बात कर रहा हूं, तो इस कार्बन को अगर अप्रोच नहीं कर सकता है, फिर रिएक्शन का रेट बहुत ही स्लो हो जाएगा। इसलिए SN2 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? तो स्टेरिक फैक्टर से। स्टेरिक फैक्टर में किसमें? इस सबस्ट्रेट में, इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, इसको रिएजेंट बोलते हैं, जिस पे रिएक्शन होता है इसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो अगर सबस्ट्रेट में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू steric hindrance in substrate. The rate of reaction is inversely proportional to steric hindrance in substrate. मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको रेट डिसाइड करना है CH3X, CH3CH2X, CH3CH, CH3X और CH3CH3। आपको मैंने 4 रिएजेंट दिए हैं। CH3X, X कोई लिविंग ग्रुप हो सकता है, CH3CH2X, CH3CH CH3X और CH3CH3CH3X।
इनमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रहा है। तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ SN2 ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है? नोट कर लिया? चलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ये अल्काइल ग्रुप सेम हो जाए, देखिए यहाँ पे रेट स्टेरिक हिंड्रेंस पे ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा। एक और फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर होगा लिविंग ग्रुप। यहाँ पे हो क्या रहा है रिएक्शन में कि हमें R पे हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये यहाँ से बाहर जा रहा है। अगर ये लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप होगा, तो अगर ये गुड लिविंग ग्रुप होगा फिर ये यहाँ से इजीली बाहर जा सकता है। अगर ये इजीली बाहर जा सकता है फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि if alkyl part is same, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं if steric hindrance is same। ठीक, चलो मैं ऐसे लिखता हूं कि steric hindrance is same, अगर steric hindrance same है then rate of reaction is directly proportional to leaving tendency of X minus। तो अगर X minus गुड लिविंग ग्रुप होगा फिर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि लिविंग टेंडेंसी कंपेयर करूं, तो अगर मैं लिविंग टेंडेंसी F माइनस, Cl माइनस, Dr माइनस और I माइनस में पूछूं, तो इनमें से गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है? इनमें से I माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस है। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि रेट ऑफ SN2, अगर मैं आपसे रेट ऑफ SN2 पूछूं, अल्काइल क्लोराइड है, अल्काइल क्लोराइड है, अल्काइल ब्रोमाइड है, अल्काइल आयोडाइड है, इनमें रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा? तो सिंस R पार्ट सब में सेम है तो I माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, I माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर क्लोराइड होगा। क्लियर है? नोट कर लिया? मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल डेटा शीट देता हूँ, जैसे कोई लर्न नहीं करना, बस आपको आइडिया लगेगा कि स्टेरिक फैक्टर से रेट कितना टाइम्स इंक्रीज होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल डेटा शीट ऑफ रेट ऑफ SN2। अल्काइल हैलाइड है, CH3 CH2X है, CH3 CH CH3X, CH3 CH2X, जी मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैंने लिए सबस्ट्रेट लिए हैं। अगर आप रेट ऑफ SN2 कंपेयर करोगे, मान लीजिए कि अगर मैं इथाइल हैलाइड को, अगर जो भी रिएक्शन हो रहा है इसके रेट को अगर मैं 1 बोल दूं, मैं यहाँ पे एक रिलेटिव रेट आपको बता रहा हूँ, रिलेटिव रेट। अगर मैं इथाइल हैलाइड में ऑप्शन जो सेकंड है इसका अगर मैं रेट ऑफ SN2 को 1 बोलूं, इससे 30 टाइम्स ज्यादा
CH3X में रेट ऑफ रिएक्शन होता है, तो इसका रिलेटिव रेट 30 हो जाएगा। क्लियर है? ऑफ कोर्स इससे कम रेट इसमें होगा, इसमें देखेंगे आप तो ये ऑलमोस्ट 0.02 हो जाएगा। अगर इसका 1 है तो ये 0.02 हो जाएगा। फोर्थ में भी ऑल्दो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री कैसे है, तो जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप अटैच्ड है ये कार्बन 1 डिग्री है, बिकॉज ये कार्बन सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन है। इसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकली रेट आपको 0.00001 मिलता है। इतना कम रेट ऑफ SN2 मिलता है। क्यों मिलता है? बिकॉज यहाँ पे इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप ये बल्कि ग्रुप अटैच्ड है। इस बल्कि ग्रुप अटैच्ड होने के कारण अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अप्रोच करने में, इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन को अप्रोच करने में बहुत डिफिकल्टी होगी, इसीलिए SN2 रिएक्शन प्रैक्टिकली होगा ही नहीं या फिर बहुत कम होगा। अगर मैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात करूं तो 3 डिग्री में तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे प्रैक्टिकली रेट ऑफ SN2 0 होता है। मींस 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का कोई भी SN2 रिएक्शन मिलता ही नहीं है। क्लियर है क्या? नोट कर लें आपकी। फिर से बोल रहा हूँ, आपको ये वैल्यू लर्न नहीं करना, इससे आपको जस्ट आइडिया लेना है कि इसमें रेट सबसे ज्यादा होगा, फिर इसमें कम होगा, इसमें कम होगा, इसमें बहुत ज्यादा ही कम होगा रेट ऑफ SN2। 3 डिग्री में SN2 रिएक्शन होगा ही नहीं, राइट? नेक्स्ट आते हैं हेडिंग पे काइनेटिक्स इन्वॉल्व इन SN2 रिएक्शन। मतलब इसमें काइनेटिक्स या फिर रेट कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे समझने का ट्राई करो। SN2 रिएक्शन कैसे होता है, तो यहाँ पे RX है, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये बन जाएगा NuR प्लस X माइनस। 1 स्टेप रिएक्शन है। क्लियर है? अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो आपको पता है इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, 2 होगा। याद होना चाहिए केमिकल काइनेटिक्स में सिंगल स्टेप रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो ऑर्डर भी क्या होगा, इन सिंगल स्टेप रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इक्वल्स टू ऑर्डर। मीन्स अगर आप इस रिएक्शन का रेट लिखोगे, रेट एक्सप्रेशन लिखोगे, तो बोल सकते हो कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यही बेसिकली RDS भी रहेगा। RDS की बात ही क्यों करना, जस्ट ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो, राइट? तो अभी बोल सकते हैं कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू RX क्या होगा, या फिर RX मतलब सबस्ट्रेट है, मैं सबस्ट्रेट ही लेता हूँ। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट 1 होगा, पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ये भी 1 होगा। तो यहाँ से ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये क्या होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 है, राइट? सिंस इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसीलिए इसको बोलेंगे बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ध्यान रखें, SN2 जब मैं लिखता हूं, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मींस न्यूक्लियोफिलिक, 2 मींस बाइमॉलिक्यूलर। 2 ये ऑर्डर नहीं है, ये जो 2 रिप्रेजेंट करता है ये मॉलिक्यूलरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। N
न्यूक्लियोफिलिक एस सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? अगर मैं रेट और कॉन्सेंट्रेशन में ग्राफ प्लॉट करूं, मीन्स अगर मैं वाई एक्सिस पे रेट और एक्स एक्सिस पे अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट रखूं तो ग्राफ कैसा होगा? सिंस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्लियर है? अगर मैं ऐसे रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इनमें ग्राफ प्लॉट करूं तो ये भी ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है? बिकॉज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है क्या? नोट कर लें आप। नेक्स्ट आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री involved in SN2 reaction। अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं तो आपको पता है SN2 रिएक्शन में क्या होता है। मान लीजिए कि ये लिविंग ग्रुप है, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर ये रेड वाला लिविंग ग्रुप है तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होना है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होना है तो जो न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा वो किस साइड से फॉर्म होगा? तो ये अपोजिट साइड से फॉर्म होगा। मीन जिस साइड से बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है उसके अपोजिट साइड से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्लियर है क्या? तो SN2 रिएक्शन में क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन अपोजिट साइड से होंगे। क्लियर है? इस टर्म को बोलते हैं वाइल्डन इन्वर्जन, या फिर आप सिंपल इन्वर्जन भी बोल सकते हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जिस साइड से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसके अपोजिट साइड से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसमें नोट करिए स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्वड इन SN2 रिएक्शन में लिखिए इन दिस रिएक्शन in this reaction nucleophile is attacking from backside, nucleophile is attacking from backside और आप लिख सकते हैं अपोजिट साइड। In this reaction nucleophile is attacking from backside or opposite side, hence new bond formation is taking place new bond formation is taking place in the opposite side of hence new bond formation is taking place in the opposite side of bond breaking. New bond formation is taking place in the opposite side of bond breaking, and this is known as Walden inversion. क्लियर? लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करूं, आपको एमओटी थोड़ा बहुत पता होगा। एमओटी में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा जस्ट बता देता हूँ। आपने ऐसे सिग्मा 1:2 सिग्मा 4 1:2 सिग्मा 2:2 सिग्मा 4 2:2 ये सब किया होगा, राइट? तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूं, मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉन लेट से फिल कर दिया, कुछ भी ऐसे जस्ट मैं रैंडम लिख रहा हूँ, तो इनमें से ये अगर मैंने इलेक्ट्रॉन फिल किया है
तो ये जो ऑर्बिटल है ये ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, राइट, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और इनमें से सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है, तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो। ये जो सारे ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको ऊपर के, ये अनऑक्यूपाइड है, अनऑक्यूपाइड में भी ये जो दिख रहे हैं ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड है, क्लियर है, इनको बोलते हैं लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोमो क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो ऑलवेज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इनमें से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, होमो में होगा। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो होमो का हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो अनऑक्यूपाइड में एक्सेप्ट करेंगे, तो किस में एक्सेप्ट करेंगे, लूमो में एक्सेप्ट करेंगे। तो याद रखें आप कि एमओटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, होमो एंड लूमो में ओवरलैपिंग के कारण बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। होमो लूमो एक का ही नहीं, जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है उसका होमो रहेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है उसका लूमो रहेगा। बात समझ आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कार्बन है, ऐसे ही बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन से अटैच्ड है, राइट। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, Nu माइनस है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्लियर है। तो यार अगर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है किसका, न्यूक्लियोफाइल का, तो आप बता सकते हैं न्यूक्लियोफाइल का कौन सा ऑर्बिटल होगा, होमो होगा या लूमो होगा। बहुत ही सिंपल आप बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल का होमो रहेगा। इस कार्बन का सिंस इस बॉन्ड फॉर्मेशन में न्यूक्लियोफाइल से कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए इस कार्बन का लूमो ऑर्बिटल होगा। मींस इसका कौन सा ऑर्बिटल होगा, लूमो होगा, क्लियर है। तो आप ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो, लिखिए इसमें कि न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय overlapping of homo of nucleophile and LUMO of substrate और ये जो होमो लूमो होते हैं ये ऑलवेज बैक साइड से पॉसिबल होता है। LUMO of substrate which is only possible from back side, which is only possible from बैक साइड। मतलब अगर मैं थोड़ा सा और आपको एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर करूं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ध्यान से देखना ये पॉइंट, वैसे ये एडवांस्ड में इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे पूछ सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल का जो होमो है, अब कार्बन के पास अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल कौन सा होता है, मतलब ये थोड़ा सा सोचना अभी आपके लेवल पे डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप ऐसे दिमाग लगाएं कि जब भी सिग्मा होता है, मान लो यार अगर सिग्मा 2p है तो सिग्मा स्टार भी रहता है, सिग्मा स्टार 2p भी रहेगा क्या, सिग्मा 2s है, सिग्मा स्टार 2s भी रहेगा, क्लियर है। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ध्यान से सुनना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है या फिर पाई बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, तो यार ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। तो जब एक सिग्मा ऑर्बिटल है तो इस कार्बन के पास एक सिग्मा स्टार भी होगा, नहीं सबका सिग्मा रहेगा तो सिग्मा स्टार भी रहेगा। एमओटी के अकॉर्डिंग सिग्मा 1 इज सिग्मा स्टार 1 इज सिग्मा 2 इज सिग्मा स्टार 2 इज सिग्मा 2p होता है,
तो सिग्मा स्टार 2 डिग्री होता है। तो अगर ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, सिग्मा है, तो इसका एक सिग्मा स्टार भी रहेगा। ये सिग्मा स्टार वैकेंट रहता है, राइट। तो ये जो सिग्मा स्टार है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेसिकली, ये अनऑक्यूपाइड है, ये वैकेंट रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं लूमो। तो इसमें लूमो कौन सा होता है, अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो कार्बन सबस्ट्रेट में कार्बन का सिग्मा स्टार लूमो होता है। तो अगर यहाँ पे सिग्मा स्टार लूमो है, अब इस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा, कार्बन 3 बॉन्ड रहेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो इसका सिग्मा स्टार था और इसका न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये कुछ ट्रांजिशन स्टेट दिखेगा आपको। ट्रांजिशन स्टेट में बेसिकली न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्ट कर रहा होगा किसके साथ, तो कार्बन के सिग्मा स्टार के साथ। फिर क्या होगा, आप सबको पता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये जो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। मींस कार्बन ये X- बाहर निकल गया, यहां से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, ये जेई एडवांस्ड के लिए। नोट करिए, फिर ये पॉइंट मैं लिखवाता हूं आपको। नोट कर लिया आपने। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, बस मैं आपको एक लाइन बना देता हूँ। आपसे पूछेगा कि होमो तो होगा, न्यूक्लियोफाइल का कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल का लोन पेयर है। लोन पेयर को अपन ये भी बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग मतलब जो बॉन्ड फॉर्म नहीं किया है, तो लोन पेयर जो भी होता है ये बेसिकली नॉन बॉन्डिंग होता है। तो बॉन्ड किसमें फॉर्म होता है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड सिग्मा स्टार वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार ऑफ सबस्ट्रेट, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। तो नोट करिए, आप लिखिए पॉइंट ए, लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख लीजिए कि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, non-bonding orbital of nucleophile interacts with non-bonding orbital of nucleophile interacts with anti-bonding, या पैसे को vacant anti-bonding interacts with vacant anti-bonding molecular orbital, तो उनमें भी कौन सा, सिग्मा स्टार। एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, पाई स्टार दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिग्मा स्टार है। इंटरैक्ट्स विद वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार, vacant anti-bonding molecular orbital associated with carbon halogen bond, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिग्मा है, जैसे सिग्मा स्टार होगा इस, तो सिग्मा स्टार और न्यूक्लियोफाइल का नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। क्लियर है? तब जाके SN2 रिएक्शन होता है। चलिए, आई होप इतना क्लियर है आपको।
तो एक सिंपल सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। Arrange the following compound towards reactivity of SN2। आपको SN2 का रिएक्टिविटी डिसाइड करना है, ध्यान रखें। रिएक्टिविटी में सबसे पहले किसको भाव देंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस को। स्टेरिक हिंड्रेंस सेम होगा, फिर किसको भाव देंगे? लिविंग ग्रुप को। पहले किसको? पहले स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस सेम है तब अपन भाव देंगे लिविंग ग्रुप को। क्लियर है? फर्स्ट CH3Cl A, CH3Br and option C CH3I। CH3Cl, CH3CH2Cl, option C is CH3CH, CH3Cl। थर्ड में ये हो जाएगा, चलिए मान लेते हैं कि CH3Cl, CH3CH2Br, option C is CH3Cl। CH3Br, CH3CH2Br, option C is चलिए आपको प्रैक्टिस कर लें। चलिए अगर देखा जाए आंसर, सबसे पहले आप किसको भाव देने वाले हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस को। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस सेम है तब आप भाव दें किसको? लिविंग ग्रुप को। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सबस्ट्रेट सेम है, अल्काइल मिथाइल 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 है। इस केस में आप फिर क्या देखेंगे? लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी C है, फिर B है, फिर A है। बिकॉज I माइनस का लिविंग ग्रुप टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस। सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल है। स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ये ऑप्शन होगा। थर्ड में क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। फर्क नहीं पड़ता है, आपको किसको भाव देना है? पहले स्टेरिक हिंड्रेंस को। तो स्टेरिक हिंड्रेंस A का कम है तो A का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। ऑल्दो यहाँ पे Br गुड लिविंग ग्रुप है, लेकिन लिविंग टेंडेंसी पहले नहीं देखते हैं। पहले क्या देखेंगे? तो पहले स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस A का सबसे कम है, A, B, then C। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन आप स्टार मार्क करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है। A एंड B में आपको पता होगा कि A ग्रेटर देन B होगा। C में जो C मॉलिक्यूल है ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। C में रेट ऑफ SN2 सबसे ज्यादा होता है, C फिर A फिर B आएगा। रीजन आपको बता रहा हूं मैं, ये जो C मॉलिक्यूल है इसमें रेट ऑफ SN2 सबसे ज्यादा क्यों होता है, इसका रीजन सुनते हैं। कहीं भी आपको ऐसा दिख जाए R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2X,
मतलब ये जो कार्बन है इस पे हैलोजन है, राइट। नेक्स्ट कार्बन पे C डबल बॉन्ड O है। अगर आपको ऐसा कहीं भी सबस्ट्रेट दिख जाए तो इस सबस्ट्रेट को बोलते हैं बेस्ट सबस्ट्रेट, बेस्ट सबस्ट्रेट फॉर SN2 रिएक्शन। ये हमारे सिलेबस में जितने भी सबस्ट्रेट हैं सबसे ज्यादा SN2 वाले इसी पे होता है। क्यों होता है इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन हैलोजन है, आपको SN2 रिएक्शन में पता है क्या होता है कि SN2 रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, R C डबल बॉन्ड O है, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ऊपर लेते से हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये लिखा मैंने RCOCH2X, X को मैंने बस ऊपर लिख दिया। होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा, राइट, ये बॉन्ड यहाँ से बाहर जाएगा, तो ये जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जब ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा, इसका ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहेगा, एक साइड से मान लीजिए एक बॉन्ड ये ब्रेक हो रहा होगा, यहां से ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल में बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, राइट। चलो मैं तमीज से दिखाऊं, देखिए यार ये जो कुछ ऐसा दिखता है ये है, और यहाँ पे मान लीजिए कि मैं न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूँ, ये जो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, तो जब इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा होगा, अटैक कर रहा होगा, ये रेड वाला दिख रहा है, ये लिविंग ग्रुप है, ये ब्रेक हो रहा होगा, तो जब अटैक कर रहा होगा ये जो बॉन्ड है ये ऐसे बेंड होते जाएंगे और ऐसे ट्रांजिशन स्टेट में ऑलमोस्ट एक प्लेन में आ जाएंगे ये तीनों बॉन्ड, और ये थोड़ा सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है हाफ। तो जब जो ट्रांजिशन स्टेट आता है इसमें जो न्यूक्लियोफाइल, कार्बन और लिविंग ग्रुप, अगर इनको आप देखेंगे, राइट, तो अगर आप इनको देखेंगे तो ये एक जस्ट p ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, और ये जो स्टेट होता है ये सेम प्लेन में होते हैं, तीनों बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन 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 लेट से, तो तीनों सेम प्लेन में रहेंगे, और ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो रहा होगा, ये बॉन्ड यहाँ से फॉर्म हो रहा होगा, क्लियर है। मतलब ये जो ट्रांजिशन स्टेट में p ऑर्बिटल फॉर्म हो गया होगा, क्लियर है। तो अब क्या होता है कि ये जो ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट का, p ऑर्बिटल टाइप फॉर्म हो रहा है आपको, राइट। यहाँ पे p ऑर्बिटल है, C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O में भी आपको पता है यहाँ भी एक कार्बन और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल कार्बन का, एक p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, ये ओवरलैप कर रहे होंगे, तब जाके पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा। थोड़ा सा इमेजिन करना, कार्बन और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ भी ये जो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये भी इनके पैरेलल रहता है, राइट। तो ये तीनों पैरेलल हो गया, तो पैरेलल ऑर्बिटल में आपको पता है रेजोनेंस होने लगता है। तो हुआ क्या कि ये कार्बन ऑक्सीजन का पैरेलल p ऑर्बिटल है, इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल इस ट्रांजिशन स्टेट के ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अगर इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर देगा फिर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपको पता है कि अगर ट्रांजिशन स्टेट का ग्राफ में ड्रॉ करूं, ये कुछ ऐसा होता है, ये बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, याद है आपको। अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम हो जाएगा, तो अगर ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम हो गया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा।
इसीलिए कभी भी अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड O ट्रांजिशन स्टेट के ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। इंटरैक्ट करने से ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा है। स्टेबलाइज करेगा तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए RCOCH2X को बेस्ट सबस्ट्रेट मानते हैं SN2 रिएक्शन के लिए। क्लियर है क्या? तो आप चाहे तो लिखिए, फिर मैं पॉइंट नोट करवा रहा हूं आपको, फिर ड्रॉ करिए, फिर ये पॉइंट लिखिए। लिखिए कि RCOCH2X RCOCH2X is considered as RCOCH2X is considered as best substrate, is considered as best substrate for SN2 reaction, is considered as best substrate for SN2 reaction because C double bond O, because C double bond O becomes parallel to C double bond O becomes parallel to C double bond O becomes parallel to sp2 कार्बन। C डबल बॉन्ड O और ये CH2 बॉन्ड है, ये पैरेलल में रहेंगे। पैरेलल होने से क्या होता है, p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, ये इंटरैक्ट करेंगे। इंटरैक्ट करने से ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O becomes parallel to sp2 carbon, due to which it stabilizes transition state, due to which it stabilizes transition state। चलिए अगर मैं आपको रिलेटिव रेट की बात करूं, रेट इन SN2, मैंने तो आपको एक डेटा दिया, डेटा शीट दिया था, राइट। एक और मैं आपको डेटा बता रहा हूं। मान लीजिए अगर CH3Cl है और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, सेकेंड। थर्ड अगर मैं ले लूं C डबल बॉन्ड C CH2Cl, फोर्थ ले लूं बेंजीन पे CH2Cl, फिफ्थ इज R सिंगल बॉन्ड टू CH2Cl, सिक्स्थ इज R C डबल बॉन्ड टू CH2Cl। अगर मैं इसमें देखा जाए तो अगर मैं इसका रिलेटिव रेट अगर 30 मानूं, रिलेटिव रेट इसका, वैसे मैं आपको पहले बताया था, ये 0.02 हो जाता है, राइट। अगर आप चाहो तो एक और ऐड कर सकते हो इसी में, CH3CH2Cl, 0 मैं बोलता हूँ इसका 1 मान रहा है, इससे 30 टाइम्स ज़्यादा इसका होता है, इसका कम होगा, राइट। C डबल बॉन्ड C CH2Cl में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ भी ये जो C डबल बॉन्ड C है, इसके ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा, यहाँ भी रेट ज़्यादा हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट इससे 79 टाइम्स ज़्यादा होता है, राइट। इसमें रेजोनेंस और इफेक्टिव होगा, ये ऑलमोस्ट 200 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। इसमें भी ऑक्सीजन का लोन पेयर है, फिर से यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है और ये स्ट्रॉन्ग प्लस ग्रुप है। यहाँ पे इस केस में क्या होता है, ऑलमोस्ट 900 टाइम्स रेट ज़्यादा हो जाता है। ये जो आपको पता ही है बेस्ट सबस्ट्रेट है, इसमें ऑलमोस्ट 1 लाख टाइम्स
ज्यादा होगा इथाइल क्लोराइड से। तो ये फिर से बोल रहा हूँ, ये जो मैं रिलेटिव रेट दे रहा हूँ ये आपको वैल्यू लर्न नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा, आपको बस आइडिया होना चाहिए कि इनमें से रेट किसका सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर नंबर आएगा CH3Cl, फिर इथाइल क्लोराइड, फिर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का। क्लियर है क्या? चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि आपको नोट में न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे SN2 रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेफर करेंगे या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल। देखिए RX है, RX पे न्यूक्लियोफाइल लोगे तब जाके ये RNU + X- बनेगा, यही SN2 रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफाइल तो होना चाहिए। अब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक हो, तो देखो यार RX है, ये इसको अटैक करना और फिर यहाँ से X- बाहर जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो प्रिफर करोगे SN2 में या फिर वीक प्रिफर करोगे? तो SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फटाक से अटैक करेगा, फटाक से अटैक करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? तो नोट में चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज प्रिफर्ड in SN2 reaction. Strong nucleophile is preferred in SN2 reaction. Second point, सॉल्वेंट के बारे में बात कर लें। देखो यार सॉल्वेंट कौन सा लेंगे? अगर मैं सॉल्वेंट के बारे में बात करूं, ठीक, पहला डाउट सॉल्वेंट पोलर ले या नॉन पोलर ले? ठीक, तो देखो यार जब रिएक्शन करना है आपको, रिएक्शन किसी सॉल्वेंट में करेंगे, आप अल्काइल हैलाइड डालोगे पहले, फिर इसमें न्यूक्लियोफाइल डालोगे, तब जाके रिएक्शन होगा। सॉल्वेंट ऐसा लेना चाहिए जो पहले तो इनको डिसॉल्व करे, डिसॉल्व करेगा तब जाके रिएक्शन होगा, राइट? ये RX पोलर है या नॉन पोलर है? आपको पता है RX पोलर है, न्यूक्लियोफाइल भी पोलर है। तो अगर मैं सॉल्वेंट पोलर लूंगा, आपको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। तो पोलर कंपाउंड है तो कौन सा सॉल्वेंट लेना चाहिए? ऑफ कोर्स पोलर सॉल्वेंट लेना चाहिए, इसमें तो डाउट नहीं होगा, बिकॉज नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व ही नहीं करेगा, जब डिसॉल्व ही नहीं करेगा तो बात ही नहीं करनी है, राइट? रिएक्शन होने के लिए पहले तो कंपाउंड सॉल्युबल होना चाहिए, तब रिएक्शन करेंगे। तो पोलर सॉल्वेंट लें। पोलर में भी दो टाइप आ जाएंगे, पोलर में प्रोटिक लूं या फिर अप्रोटिक लूं? तो देखो मैं आप बता दूं कि पोलर प्रोटिक लोगे, प्रोटिक क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल को, आपको पता है कि प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन कर देगा। अगर आपने प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो ये न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन कर देगा। अगर न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन हो गया तब न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। कहाँ पे पढ़ाया था? स्टार्टिंग में पढ़ाया था इस चैप्टर के रिएक्शन मैकेनिज्म के। तो अगर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लोगे तो फिर न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन कर देगा, सॉल्वेशन होने से स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, तब तो रेट डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेफर नहीं करेंगे। कौन सा प्रेफर करेंगे? अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट लिखिए कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज प्रेफर्ड, polar aprotic solvent is preferred in SN2 reaction because it does not solvate nucleophile, because it does not solvate nucleophile. क्लियर है? चलिए मैं एक सिंपल सा रिएक्शन ले रहा हूँ, ठीक। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं SN2 रिएक्शन का कुछ एग्जांपल ले लूं,
मान लीजिए क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, इथाइल है, मिथाइल है, और आपको मान लीजिए कि लेट्स से OH माइनस है, आपको SN2 रिएक्शन करना है। रिएक्शन कैसे करेंगे? सेकेंड, क्लोरीन क्लोरीन इथाइल मिथाइल, ATO माइनस, आपको SN2 रिएक्शन करना है। तो रिएक्शन कैसे करना है? ये OH माइनस है, Cl अगर इस साइड से आ रहा है तो OH माइनस किस साइड से अटैक करेगा? OH माइनस इसकी बैक साइड से अटैक करेगा और Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। तो आप प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करेंगे? देखिए, अब क्या करें, ऊपर इथाइल लिख लें, नीचे मिथाइल लिख लें, OH उस साइड आएगा, जिस साइड से क्लोरीन बाहर जा रहा है उसके अपोजिट साइड से आप OH लिख लें, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? H इस साइड जस्ट स्वाइप कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ATO माइनस से SN2 रिएक्शन करना है। फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन गुड लिविंग ग्रुप है? Cl माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, इसलिए इसको बाहर निकालेंगे। तो ATO माइनस इसके बैक साइड से अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर जाएगा, प्रोडक्ट विल बी इथाइल मिथाइल, OET को अपोजिट साइड से अटैक करें, फ्लोरीन यहाँ पे लिखें। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हो, थर्ड, क्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस पे OR माइनस, आपको SN2 रिएक्शन करना है। कैसे करेंगे आप? ये चलो OH माइनस ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। कैसे करेंगे? फिर से Cl है, Cl ऊपर जाएगा तो OH माइनस नीचे से अटैक करेगा, तो आप क्या करोगे? OH को नीचे रखोगे, Cl बाहर जा चुका है तो उसके साइड में हाइड्रोजन को रखते हैं आप। क्लियर है क्या? तो ये है SN2 रिएक्शन। अपन नेक्स्ट क्लास में SN1 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, राइट? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।